Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिल्कुल सभी सब्जेक्टों की 30 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने चला रखी है और रोज डेली 2 टेस्ट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मित्रों, आज संस्कृत मॉडल पेपर 4 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको 30 प्रश्न बिल्कुल जो आपका एग्जाम लेवल है उस हिसाब से मिलने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 जिनके लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत है या लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही अच्छे शानदार शिक्षण विधियों और व्याकरण के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आपके प्रथम क्वेश्चन क्या आता है? प्रथम क्वेश्चन है साथियों आपके सम प्लस दृश्य प्लस लेप बराबर कृदंत प्रयोगे, इनके प्रयोग से क्या बनेगा? संपश्य, संदृश्य, संदृश्यव और संदृष्टवा। तो साथियों देखिए, यहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है, दृश्य आपके धातु है और लेप आपके प्रत्यय है, तो इनके योग से आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा मित्रों संदृश्य। क्या बनेगा साथियों? संदृश्य बनेगा। आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है मित्रों? गंगा नदी हिमालय से निकलती है, इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है करोति। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। विकल्प है पहला गंगा नदी हिमवत प्रभवति, दूसरा विकल्प है गंगा नदी हिमवतस्य प्रभवति, तीसरा विकल्प है गंगा नदी हिमावानात प्रभवति और सर्वाणी, मतलब उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो 4 विकल्प है साथियों, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, इसका संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो मित्रों, इसका शुद्ध अनुवाद होगा गंगा नदी हिमवत है प्रभवती। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 2 में। बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद रखना होगा साथियों। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न क्या है आपके? देखिए तीसरा प्रश्न है राम है प्लस गच्छति संधि योगे। राम है प्लस गच्छति से क्या शब्द बनेगा? रामो गच्छति, रामर गच्छति, रामस गच्छति और राम गच्छति। देखिए राम है प्लस गच्छति, इससे जो आपका नया शब्द बनेगा विसर्ग संधि का यहाँ पर योग हो रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प रामो गच्छति, इससे नया शब्द बनेगा मतलब संधि युक्त। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 4 क्या है? देखिए चौथा प्रश्न है आपके गम प्लस तव्यत कृदंत प्रयोगे। क्या बनेगा इससे? गम प्लस तव्यत से गमितव्यम, गंतव्यम, गातव्यम और गंतव्यत। देखिए गम प्लस तव्यत, तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा गंतव्यम, न कि गंतव्यत। चौथा नहीं होगा, ओनली दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 में सेकंड विकल्प राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, लेकिन आपको बेस्ट क्वेश्चन कम समय में मैं अवेलेबल करा दूंगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है पितृ शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति। पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप कौन सा है? पित्रा, पितरम, पित्रे और पित्राय। तो जो आपके पितृ शब्द है इसका चतुर्थी एक वचन रूप आता है आपके पित्रे। क्या आएगा मित्रों? पित्रे। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप आपके पित्रे होता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके 6ठा क्वेश्चन है चौरात भयम समास अस्ति। चौरात भयम में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष और द्वितीय तत्पुरुष। देखिए चौरात भयम, इसमें आप अगर समास की बात करें तो इसमें आपके पंचमी तत्पुरुष समास है साथियों। कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष। यहाँ पर देखिए चौरात विभक्ति कौन सी लग रही है? पंचमी। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है स है, यहाँ पर रिक्त स्थान है खंजे, रिक्त स्थान उचित पूर्ति करोति। रिक्त स्थान की उचित पूर्ति कीजिए। पादेन, पादस्य, पादात और पादम। देखिए स खंजे, खंजे का मतलब होता है लंगड़ा, स मतलब वह है, तो यहाँ पर
येनांग विकारे तृतीया, तीसरे जो आपके कारक है तीसरा उसका प्रयोग होगा पादेन से, पादेन खंजे। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों, प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है मित्रों आपके, प्रवचन विधेय है, उपयोग है, सार्थक है, अस्ति। देखिए जो प्रवचन विधि है उसका उपयोग सार्थक होता है प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर और सभी स्तरों पर। देखिए आपके पूर्व प्राथमिक वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्रवचन विधि का प्रयोग करोगे तो बालक जो कक्षा 1 के पहले की जो कक्षा है, क्या वो प्रवचन विधि से कुछ सीख पाएगा? नहीं। तो चौथा भी विकल्प गलत है साथियों। प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक की अगर बात करें तो प्राथमिक में भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी ये ज़्यादा सही नहीं मानी जाएगी, बल्कि उच्च प्राथमिक स्तर वाला जो विकल्प है आपका वो यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रवचन विधि का उपयोग कौन से स्तर पर सार्थक होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 9वां क्वेश्चन क्या है, हरिश्च हरश्च इत्यत्र समस्त पदम वर्तते। ये जो हरिश्च हरश्च शब्द है इसका समस्त पद क्या बनेगा? हर हरि, हरि हर है, हरि हरो और न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 9वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है, आपका कौन सा विकल्प इसमें सही है। मित्रों यहाँ पर अगर आपके सही आंसर की बात करें तो हरिश्च हरश्च इसका समस्त पद बनेगा हरि हरो। क्या बनेगा साथियों? हरि हरो। विकल्प नंबर 3 आपका इसमें सही आंसर रहेगा, प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन कीजिए। शिशु है जलम पीबती, इसका वाच्य परिवर्तन करना है आपको। तो विकल्प है शिशुना जलम पीते, शिशुना जलम पीते। देखिए यहाँ पर पीते में छोटी की मात्रा है और यहाँ बड़ी की मात्रा। शिशुना जलम पीव्यते और शिशुना जलम पीते। तो मित्रों देखिए वाच्य परिवर्तन यहाँ पर करना है आपको। तो यहाँ पर शिशु है जलम पीबती, इसका वाच्य परिवर्तन होगा आपका दूसरा विकल्प, शिशुना जलम पीते। दूसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 11वां क्वेश्चन क्या है साथियों आपका, समाचार पत्रक वाहक है, समाचार पत्राणि सर्वेभ्य वितरति, रेखांकित पदे का विभक्ति। देखिए ये जो रेखांकित पद है सर्वेभ्य, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया और द्वितीया। तो मित्रों देखिए यहाँ पर आपका जो सर्वेभ्य शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है साथियों? चतुर्थी विभक्ति। सर्वेभ्य किसके अंतर्गत आ जाता है? चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है, प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 12वां क्वेश्चन क्या है, व्यायामम पदे अस्मिने कति उपसर्गाः सन्ति। ये जो व्यायामम शब्द है इसमें कितने उपसर्ग है? 1, त्रय है, द्वे और उपसर्गा न संधि, मतलब उपसर्ग नहीं है। तो मित्रों देखिए व्यायाम वी प्लस आ, 2 उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। द्वे, द्वे वाला द्वे मतलब 2, तीसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 13वां क्वेश्चन आता है आपके, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटकम, महाकाव्यम, खंडकाव्यम और कथा। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है साथियों? एक नाटक है। क्या है ये? नाटक है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा, प्रश्न संख्या 13 में। याद रखना है अच्छी तरह से आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है मित्रों। प्रश्न 14 देखेंगे साथियों, संज्ञे शक्ति कलो। यहाँ पर सुक्ति है, ये सुक्ति भी आपके पूछी जाती है तो उसका क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है। यहाँ पर सुक्ति की पूर्ति करना है। संज्ञे शक्ति कलो धर्म है, संज्ञे शक्ति कलो कार्य है, संज्ञे शक्ति कलो युगे है और संज्ञे शक्ति कलो वर्षे है। तो मित्रों इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा संज्ञे शक्ति कलो युगे है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा, प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न 15 देखते हैं साथियों। श्रवण कुमार है, आज्ञाकारी पुत्र है आसीत, अत्र विशेषणम अस्ति। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, इसमें विशेषण कौन सा है? श्रवण कुमार है, पुत्र है,
आज्ञाकारी है और आसीत है। तो साथियों आसीत तो ये अव्यय हो जाता है, श्रवण कुमार यहाँ करता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण है आज्ञाकारी, जो विशेषता बताता है कि श्रवण कुमार कैसा पुत्र था, आज्ञाकारी पुत्र था। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है साथियों, प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 देखेंगे मित्रों। 16वां क्वेश्चन क्या है आपका? 16वां क्वेश्चन आपके आता है पवित्रतमा इत्यत्र क है प्रत्यय। पवित्रतमा में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तरप, तसिल, तमप और तव्यत। तो देखिए पवित्रतमा आपका जो शब्द है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है तमप। यहाँ तम शब्द पीछे देख लो आप, आराम से पता चल जाता है तम शब्द पीछे आ रहा है तो मतलब तमप प्रत्यय। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। अर्थो ही कन्या परकीय एव छंद है वर्तते। अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये जो आपको वाक्यांश दिख रहा है इसमें कौन सा छंद है मित्रों? उपजाति, उपेंद्र वर्जा, इंद्र वज्रा और मालिनी। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 17 का। देखिए यहाँ पर आपको वर्ण गिनने पड़ेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा इंद्र वर्जा। आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपके आता है, देखते हैं। अव्यय नास्ति, अव्यय नहीं है। नमस, स्वस्ति, स्वकीयम और स्वधा। तो मित्रों इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? देखिए आपके नमस, स्वस्ति, स्वधा ये सभी अव्यय है, लेकिन स्वकीयम, स्वकीयम कोई अव्यय नहीं है साथियों, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न क्या है आपका? पद्य शिक्षणस्य विधि है। पद्य शिक्षण की विधि है प्रदर्शनम, द्रुतपठनम, खंडान्वयनम और मौनवाचनम। तो मित्रों देखिए पद्य शिक्षण मतलब यहाँ पर काव्य के अंतर्गत आ जाता है, जैसे कविता वगैरह है। तो मौन वाचन तो उसमें होता नहीं है, द्रुत वाचन उसमें होता नहीं है, प्रदर्शन उसमें होता नहीं है। मतलब जो खंडान्वय विधि है वो आपके पद्य शिक्षण की विधि है साथियों। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। समझ में आया? क्लियर? तीसरा विकल्प। प्रश्न 20 देखेंगे। शिक्षा या है प्रमुख है अंगे किम। शिक्षा का प्रमुख अंगे कौन? प्रमुख अंग कौन है? छात्र है, धनम, शिक्षक है और पाठ्यक्रम है। तो शिक्षा का प्रमुख अंग कौन सा है साथियों? राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न संख्या 20 में। देखिए शिक्षा का प्रमुख अंग आपके होता है मित्रों छात्र। कौन होता है शिक्षा का प्रमुख अंग? छात्र होता है। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 20 में। देखिए कई जगह इसका आंसर पाठ्यक्रम भी दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रथम विकल्प ही यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो किसको माना जाता है? छात्र को माना जाता है, इसलिए प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न 21 पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है, प्रश्न को समझिए और फिर आंसर दीजिए। संस्कृत भाषायां कथितादेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। भाषण कौशलस्य, व्याकरणम को दक्षताया, लेखन कौशलस्य और श्रवण कौशलस्य। तो एक बार आप आंसर दीजिए, फिर उसको इस प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझेंगे साथियों। देखिए इसका राइट आंसर है श्रवण कौशलस्य। कैसे राइट है? कि संस्कृत भाषा में कथित आदेश के अनुसार कार्य संपादन किया जाता है। तो मतलब कोई आपसे बोलता है और उसके अनुसार आप कार्य करते हो, तो उससे श्रवण कौशल का ही तो विकास होगा। लिख नहीं रहे हो आप, कुछ भाषण नहीं दे रहे हो, व्याकरण दक्षता नहीं आएगी। ओनली चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 22वां क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषाधिगमाय सर्वकौशलेषु अभ्यास है संभव। संस्कृत भाषा अधिगम में सभी कौशलों का अभ्यास संभव है। संगणकेन, चलचित्रेण, दूरदर्शनेन और पुस्तकेन। तो देखिए संस्कृत भाषा के अधिगम में सभी कौशलों का अभ्यास आपके संगणकेन, मतलब संगणक किसको कहा जाता है संस्कृत में? कंप्यूटर को कहा जाता है साथियों। तो
सबसे श्रेष्ठ सामग्री कंप्यूटर को ही माना गया है, क्योंकि कंप्यूटर वर्तमान में सभी चीज़ें ज़्यादातर कंप्यूटर से ही होती है, संगणक। इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, बजाय दूसरे, तीसरे और चौथा विकल्प तो बिल्कुल गलत है। दूसरा और तीसरा भी आप कर सकते थे, लेकिन संगणक है तो फिर वहाँ पर आपका प्रथम चॉइस जो है आपकी वो संगणक रहेगा साथियों। प्रश्न 23 देखते हैं मित्रों। द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यकम वर्तते। भाषात्मक जो विधि है वो आवश्यक होती है अनुवाद शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण है, पद्य शिक्षण है और गद्य शिक्षण है। देखिए द्विभाषा जो विधि है वो आपके किस में आवश्यक होती है? अनुवाद शिक्षण में, क्योंकि दो भाषाएं किस में अनुवाद करोगे तभी तो उसमें आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 24 आती है आपके छात्रणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते। अन्वेषण प्रश्न है, केंद्रीय भावबोध प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है और पुनरावृत्ति प्रश्न है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि छात्रों का ज्ञान का विस्तार होता है किन प्रश्नों से होता है? मित्रों छात्रों के ज्ञान का विस्तार आपके अन्वेषण प्रश्नों से होता है। अन्वेषण का मतलब खोज वाले प्रश्न, जिनमें छात्र किसी चीज की खोज कर सके। तो खोज करेंगे तो ज्ञान का विस्तार ऑटोमेटिक होगा। इसलिए प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। भाषा या है कौशलानी संति। भाषा के कौशल होते हैं त्रीणी, चत्वारी, दशी और एक है। तो साथियों ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि भाषा के कौशल कितने होते हैं साथियों? चत्वारी। चत्वारी मतलब 4 होते हैं। कौन कौन सा? आपके एक तो होता है श्रवणम मतलब सुनना, एक होता है आपके वाचनम मतलब बोलना, एक होता है आपके पठनम मतलब पढ़ना और एक होता है आपके लेखनम मतलब लिखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे साथियों। पठन कौशलम कतिविधम। पठन कौशल की कितनी विधियां हैं? द्विविधम, त्रिविधम, एक विधम और सप्तविधम। तो साथियों पठन कौशल की 2 विधियां मुख्य रूप से होती है। एक तो होता है आपके सस्वर पठन। कौन सा पठन? सस्वर पठन। और एक होता है आपके मौन पठन। इसलिए आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 27वां क्वेश्चन क्या है आपका? संस्थागत संप्रेषणस्य साधन है अस्ति। विचार गोष्ठी, सर्वे छात्र है और सर्वे शिक्षक है। तो साथियों देखिए संस्थागत संप्रेषण का साधन कौन सा है? संस्थागत संप्रेषण के साधनों के अंतर्गत आपके विचार गोष्ठी को सम्मिलित किया जाएगा। जैसे जो प्रार्थना स्थल है, जो विचार गोष्ठी है, ये संस्थागत संप्रेषण साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 27 में। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 28वां क्वेश्चन है मुफात अनुसारे मूल्यांकन अस्ति। मुफात के अनुसार मूल्यांकन है निर्णयात्मक प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया और न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुफात के अनुसार मूल्यांकन होता है आपके एक अनवरत प्रक्रिया। अनवरत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 29वां क्वेश्चन है ज्ञातात अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्रम प्रयोग है कदा भवति। ज्ञात से अज्ञात की ओर जब शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है तो वो कब होता है? प्रस्तावना समये, शामपट्ट समये, उदाहरणम समये और काठिन्य निवारण समये। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस इस शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके प्रस्तावना के समय करते हैं कि एक बार तो बच्चों से वो प्रश्न पूछते हैं जिनको वो जानते हैं, मतलब जिनसे वो ज्ञात है। फिर धीरे धीरे लास्ट में आप अज्ञात मतलब समस्यात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो इसलिए प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है। तो साथियों प्रश्न संख्या 30 है आपका मानचित्र है कस्य अधिगमस्य साधन है अस्ति। मानचित्र कैसा अधिगम साधन है?
दृश्य श्रव्य और को अपि नास्ति। तो साथियों देखिए, मानचित्र आपके दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? दृश्य साधन के अंतर्गत। मतलब आपका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 30 में। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे। बाकी आपके सुबह 8 बजे शिक्षण विधियों का टेस्ट भी आ रहा है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे शिक्षण विधियों के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे साथियों। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात वापस करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।